राम राम सभी को। तो आज हम लेकर आए हैं संविधान सभा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 संविधान सभा। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने किया। राय वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता क्रांतिकारी जनवाद के पैरोकार थे। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1936 को संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप से प्रदान किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग करते हुए एक कानून का ढांचा नेहरू रिपोर्ट तैयार कर 10 अगस्त को 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश किया था, जिस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। लेकिन इस रिपोर्ट को ही श्याम चतुर्वेदी ने प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप ब्लू प्रिंट कहा है। 1942 ईस्वी के क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया। 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा M.B. अलेक्जेंडर भारत आया और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 379 सदस्य प्रस्तावित किए गए, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। सामान्य 213 मुसलमान, 79 सिख, 4 प्रांतों व रियासतों से भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया और यह तय हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के कुल 379 में से 296 सदस्यों के लिए हुए चुनावों में ब्रिटिश प्रांतों में दलीय स्थिति इस प्रकार थी। 3 जून 1947 की योजना से देश के बंटवारा होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिससे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 में 207 सदस्यों ने भाग लिया। अंतरिम सरकार की स्थापना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। संविधान निर्माण। संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में प्रारंभ हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी बैठक में बिनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव को वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में विचार विमर्श किया और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1947 को डॉक्टर H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल।
संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। राष्ट्रध्वज संबंधी तरदव समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के निर्वाचित सचिवालय की प्रारंभ शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी और इसमें सरोजिनी नायडू, हसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, N. गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य, कन्हैयालाल मणिकांत लाल मुंशी सदस्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला सदस्य, N. माधव राव इन्हें BBL मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य थे। डॉक्टर D.P. खेतान 1948 में इसकी मृत्यु के पश्चात T.T. कृष्ण मंचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम संसद का रूप दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुने गए अर्थात निर्वाचित नहीं किए गए। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे। इसमें 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई। अंतरिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के लागू हो गए, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू होने के बारे में है। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। संविधान के कुछ अनुच्छेद उसके अंगीकार करने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 से तथा शेष संपूर्ण भारत भाग का 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होने वाले कुल 16 अनुच्छेद इस प्रकार थे यथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 उसे लागू करने की तिथि है। इस दिन से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तत्कालीन विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान की वजह से अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्रों को हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है।
संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिका संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन, उसकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। भारत के मूल संविधान 1949 में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1958, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992, 12वीं अनुसूची 76वें संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। वर्तमान में भी अंतिम अनुच्छेद मूलतः 395 तथा 22 भाग ही हैं, किंतु गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद एवं 25 भाग है। अमेरिका के संविधान में केवल 7, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा अफ्रीका के संविधान में 25 अनुच्छेद हैं। सर आइवर जेनिगस ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान और इसमें अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। प्रस्तावना के शब्द। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये लोग प्रभुता को ही व्यक्त करते हैं। समाजवादी राज्य। मूल संविधान में भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया था, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत थे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। अतः 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव ने भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया, किंतु संविधान की इस व्यवस्था के अनुसार भारत समाजवाद को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। भारत एक पूर्ण गणराज्य है, क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक वंशानुगत सम्राट न होकर जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। संविधानों को नमनीयता और अनमनीयता की दृष्टि से भी विभाजित किया जाता है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऐसे संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही है जैसे कि आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान अनम्यता एवं नम्यता का मिश्रण है, अर्थात भारतीय संविधान साधारण व विशेष दोनों प्रक्रियाओं से संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 संसद के विशेष बहुमत द्वारा, नंबर 2 संसद के विशेष बहुमत के साथ ही कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत में किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म की स्थिति या किसी अन्य रूप में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त नहीं है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और धर्म के आधार पर उसके द्वारा अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था। इंग्लैंड के समान भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में है, जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद
ग्रहण करने के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 महीने की अवधि में संसद सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार ईस्ट इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान द्वारा शासन शक्ति को केंद्र और इकाइयों में विभाजित किया गया है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाते हुए संविधान की व्याख्या करने तथा केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी है जिनसे इनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर से स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता आदि। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। सर्वप्रथम संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन में भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में खंड 9 जोड़ा गया है, जिसमें अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार अब 11 मूल कर्तव्य हैं। नंबर 10 नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान की तरह भारत के संविधान में भी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का कर्तव्य होगा कि वे राज्य के संचालन और कानून निर्माण में इन तत्वों का ध्यान रखें, किंतु ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे। इनका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नंबर 11 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। भारतीय संविधान के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 में मतदान के लिए आवश्यकता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष निश्चित की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन में संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। नंबर 13 संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण न्यायपालिका को कुछ सीमा तक संविधान के अभिभावक और रक्षक की स्थिति भी प्रदान की गई है। इस प्रकार संविधान में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। नंबर 14 इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः विश्व के अन्य संघ राज्यों की तरह भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय नागरिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब अथवा किसी अन्य राज्य में रहता हो, वह केवल भारत का ही नागरिक हो। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नंबर 15 अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। नंबर 16, एक राष्ट्रभाषा। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर। नंबर 2, राज्यों में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता। अनुच्छेद 356। वित्तीय संकट। नंबर 3, वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर। अनुच्छेद 360। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मत देने का समान अधिकार प्राप्त है। संविधान के प्रारंभ के समय 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना। ये प्रश्न आ चुके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राम राम सभी को। ये हमारा 2nd चैप्टर पूरा हो चुका है और कल हम 3rd चैप्टर करेंगे।